आज ठीक है, तो देखो आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करूंगा इसलिए ध्यान से सुनना इसमें। देखो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग में क्या करा, एक सिल्क क्लॉथ है और एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करा। तो रब जब करा तो, और रब करके उनको सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट जब करा, सेपरेट करके एक फाइनाइट डिस्टेंस पे उनको रखा दोनों को, तो देखा कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है अट्रैक्शन। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो ग्लास रोड है और सिल्क क्लॉथ है, दोनों के दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए। दोनों क्या हो गए, चार्ज हो गए। अब चार्ज में भी कौन से नेचर का चार्ज किसके पास आया, कौन पॉजिटिव हुआ कौन नेगेटिव हुआ। तो देखो इसमें ग्लास रोड जो होता है वो डोनर है, ग्लास रोड जो है वो डोनर है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज करें। ग्लास रोड ने क्या करें, इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो इलेक्ट्रॉन लूज करें तो ग्लास रोड तो आपकी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और ये जो सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो इलेक्ट्रॉन गेन करें तो आपकी सिल्क क्लॉथ क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। फॉर एग्जाम्पल में इसे देखना आप ध्यान से, जो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसने 4 इलेक्ट्रॉन जो है लूज करे, इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, लूज करे है ना। और यहाँ सिल्क क्लॉथ ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अच्छा, इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन ये थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन बोथ सिल्क क्लॉथ एंड द ग्लास रोड। ध्यान से समझना, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, बराबर थे, है ना। अब बाद में क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर थे, फिर आपने क्या करा, इसकी रबिंग कर दी। अब रबिंग करने से, अच्छा मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर बराबर है। अब आपने रबिंग करी, अब रबिंग करने से इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे और इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो इसने गेन करे तो आपने कहा कि भाई ये तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये क्योंकि इसने लूज करे तो आपने कहा कि ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ, आपसे कहूँ, क्या क्या इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है ग्लास रोड में, यस और नो में आंसर करना है आपको। यस सर। यस सर। अब सबको ही करना है, समझ में आ रहा है। फिर अभी इससे क्वेश्चन अभी आएगा, मेन क्वेश्चन, क्या ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, हाँ लूज करे हैं, 4 यस इलेक्ट्रॉन लूज करे। सर। क्या सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, हाँ गेन करे हैं, 4 यस। इलेक्ट्रॉन गेन करें। अब मैं आपसे कहूं कि दो केसेस में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। केस वन जब इनकी रबिंग नहीं हुई थी, केस वन जब इनकी रबिंग नहीं हुई थी, और केस टू जब इनकी रबिंग हो गई, यानी जब ये अनचार्ज थे। केस वन में तो क्या थे, ये अनचार्ज थे, ठीक है, और केस टू में ये क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो अगर आप सेपरेट, अगर आप इन दो कंडीशन को कंपेयर करो तो कंपैरिजन करने पे आप पाओगे, जब ये अनचार्ज थे उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो रॉड ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, और जब ये सिल्क क्लॉथ की बात करूं तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 4 इलेक्ट्रॉन। पर अगर मैं इसको एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, ये पूरा एक सिस्टम है, और समझे, और ये भी पूरा एक सिस्टम है। तो इस केस में क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज जो है वो सेम है, टोटल टोटल चार्ज, हाँ नेट मूवमेंट भी कैसे, ठीक है, यस सर। जो आप समझ रहे हो यस वही आप सर। आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आप समझ में आ रहा है मतलब आपके। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज कंजर्व है कि नहीं। अगर मैं इसको एक सिस्टम, यस सर। सिल्क क्लॉथ यस सर। ग्लास रोड को एक सिस्टम मान लिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो टोटल चार्ज है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो इसी से ही अब मैं आपको धीरे धीरे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, जो कि अपना पहला क्वेश्चन भी बनेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की बात हो वहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। भले ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे रहे हैं, एक लूज कर रहा है एक गेन कर रहा है, पर टोटल चार्ज जो रहता है, नेट चार्ज जो रहता है वो कंजर्व रहता है। पहली बात, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पहली बात पे ध्यान रखना। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर है, सेकंड पॉइंट ये है, क्या क्या आपको लगता है कि जैसे 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 1/2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2/3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, नो नो सर। सर।
है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा, अगर इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं अपन, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये हो सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, समझ में आ रहा है? ऐसे करके हो सकता है कि n इलेक्ट्रॉन चले जाएं, ऐसे हो सकता है कि n इलेक्ट्रॉन चले जाएं, पर ये जो n की वैल्यू है, ये जो n है, ये हमेशा 1 2 3 इसी तरीके से रहेगा। इट नेवर बी लाइक 1/2 2/3, समझ रहे हो, इस तरह का है ना। 5/3 मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, हमेशा जो वैल्यू होगी वो इस तरह से होगी, 1 2 3 इस तरह से। और ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ई इज सर इक्वल टू इसकी यूनिट कूलाम होती है ना? कूलाम होती है, क्योंकि आप देखो फॉर यहाँ पर आपने देखो कितना चार्ज गया इधर से इधर, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करा था, डिफाइन करके ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होना या गेन होना होता है, वही इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो इस पे कितना चार्ज आया, तो चार्ज कैसा आएगा, देखो n की वैल्यू कितनी है, 4 रख दू, q इजिकल टू एन ई प्लस माइनस एन ई, फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, दिख ही रहा है, तो आपको फॉर्मूला बनता हुआ। तो अगर मैं बात करूं ग्लास रोड की, g मतलब ग्लास रोड कर दूं, तो n मतलब कितना हो गया 4, e मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, और क्योंकि इसने लूज करा है तो लूज करने वाले के लिए प्लस आ जाएगा। तो कितना चार्ज ग्लास रोड पे, कितना चार्ज आ गया, +4 इलेक्ट्रॉन कूलम। ई की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, तो +4 ई कूलम आ गया। अगर यही मैं सिल्क क्लॉथ के लिए लिखूं कि सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज आ गया, तो सिल्क क्लॉथ के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी, तो -4 ई कूलम आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, यस सर। तो ऐसे करके आप चार्ज कैलकुलेट कर लेते हो, है ना। अभी यहाँ इस स्क्रीन पर जो भी है, आपसे कुछ भी पूछना है आपको इस स्क्रीन से, यहाँ पर कुछ भी पूछना है, कोई क्वेश्चन है आपका? नो डाउट सर। ठीक है, क्लियर है ना, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया आपको पूरा। अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो स्लाइड में आपको बता रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो एक्सप्लेन, इनमें जो ये 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, इस 1 2 3 4 में से जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करने के थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब ओनली आपको पॉइंट्स बताने, जैसे चार्ज इज कंजर्व्ड, नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। अब ध्यान रहेगा, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पीछे, है ना, यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही दिया है। जो टोटल नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और ये स्टेटमेंट है चार्ज इज कंजर्व का, दैट नेट चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। सेकंड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड जो वर्ड है ये बना है क्वांटा से, ध्यान से समझना, जो क्वांटाइज्ड वर्ड है ये बना है क्वांटा से, और क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। पैकेट मतलब पूरा, आधा अधूरा नहीं। आप किसी को गिफ्ट भेजते हो तो पूरा पैकेट गिफ्ट जाते हैं थोड़ी, आधा ब्रेक करके उसमें कुछ भेज दोगे। तो क्वांटाइज्ड जो वर्ड है वो बना है क्वांटा से। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, पैकेट मतलब पूरा होल। जब भी जो ट्रांसफर होगा होल ट्रांसफर होगा, तो whenever the electron transfer from one body to another body, they always transferred in the multiple of charge on the one electron। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके मल्टीपल में ट्रांसफर होते हैं। तो यही जो है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज जो बोला जाता है, ये रूल है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का। देखो स्टेटमेंट मैंने यहाँ बताया, चार्ज ऑन एनी पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उससे कम नहीं होगा, है ना। चार्ज ऑन एनी पार्टिकल कैन नेवर बी लेस देन द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ हियर इज द स्टेटमेंट आल्सो, द टोटल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान रखना, स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ बताए एज इट इज याद करने हैं आपको। द टोटल चार्ज ऑन एनी पार्टिकल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ, Q इजिकल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, प्लस माइनस एन ई। प्लस कब लिखूंगा, जब डोनर होगा, जो दे रहा है तो प्लस, और माइनस कब लिखेंगे, जब ले रहा है वो तो माइनस। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं। जैसे हमने ये वाला अभी स्टडी करा था, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, तो अपन ने 4 लिखा था। तो एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं। ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है
E इज इक्वल टू, ये माइनस में इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है इसलिए माइनस लिख दिया, अदरवाइज मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नाउ इट मींस दैट द चार्ज, ये लिखा हुआ है 2/3 1/4 एटसेट्रा टू एनी बॉडी इज नॉट पॉसिबल, यानी ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। जो ट्रांसफर होंगे वो कैसे होंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4, दे शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं। देन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, ये तो आपको आता ही है या आना ही चाहिए, है ना। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, या आगे जाके हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, 12th क्लास में आता है वैसे तो, है ना, पर क्योंकि फाउंडेशन में तो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो अपने अराउंड क्या बना लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो एक इंफॉर्मेटिव वाला पार्ट हो गया आपका, थोड़ा इंफॉर्मेशन वाला है इस हिसाब से, बट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंड स्पेशली सेकंड पॉइंट आपको आना चाहिए। सेकंड पॉइंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन है, कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सर यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन देखा है ना आपने, यूनिफॉर्म मोशन आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, है ना। तो यस सीधी बात यह है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और चार्ज अगर मोशन में हो जाएगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपका अगला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी के बाद आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, जैसे कोई वायर लेंगे अपन, कंडक्टर वायर, और उस कंडक्टर वायर में अगर आप करंट को पास करोगे, और करंट को पास करके उसके कंपास, आपने सुना होगा एक डिवाइस होती है कंपास, कंपास क्या मेजर करता है कि भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है अराउंड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कंपास की निडल जो होती है वो डिफ्लेक्शन देने लग जाती है। तो क्या करते हैं अपन, एक कंडक्टर वायर लेते हैं, कंडक्टर वायर में करंट को फ्लो करते हैं, और जैसे ही आप कोई कंपास उसके पास लाओगे तो कंपास की निडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप करंट फ्लो करते हो, करंट का फ्लो होना मतलब चार्ज का फ्लो होना, तो जब भी चार्ज फ्लो होगा, चार्ज मोशन में होगा, तो वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। तो जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ भाई।